नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुना। परसों किसी रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आई तो वह महिलाओं का मंगलसूत्र और लोगों द्वारा मेहनत से कमाई हुई संपत्ति उसका घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे करने वालों में वितरण कर देगी या बांट देगी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहे थे। अपने ही देश के नागरिकों के प्रति और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐसी भद्दी भाषा शैली का प्रयोग और निराधार साजिश सिद्धांत का प्रयोग ये उन्हीं के नारे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास उसकी सर्वोत्तम मिसाल है। कभी कभी तो मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि अगर हमारे इस देश में मुसलमान ना होते तो मोदी जी की और योगी जी की राजनीति क्या होती भी या नहीं। खैर, मुझे हैरानी नहीं हुई, उनकी राजनीति सदा से ही ऐसी रही है। उनके निराधार आरोपों का कल वायनाड में हुई एक रैली में प्रियंका गांधी ने मजबूत उत्तर दिया। प्रियंका गांधी ने लोगों को याद दिलाया कि 70 साल से देश आज़ाद है और कांग्रेस ने 55 साल राज किया, या किसी ने महिलाओं की संपत्ति छीनी या महिलाओं का मंगलसूत्र छीना। आप उनका भाषण YouTube पर देख सकते हैं। मैं उनका भाषण यहाँ नहीं दोहराऊंगा। प्रधानमंत्री के भाषण से मेरी निजी आपत्ति कुछ और है। हिंदी में कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। काश प्रधानमंत्री जी ने भी इस सलाह पर गौर किया होता तो आज वह ऐसी बातें नहीं करते। क्योंकि अगर ये आरोप किसी पर लागू होने योग्य हैं तो ये उन्हीं की ही सरकार है, उन्हीं की कार्यकाल है। मैं जानता हूँ कि उनके समर्थक इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन तथ्य यही सिद्ध करते हैं। मैं आपका 2 पैमानों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला, प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट।
और दूसरा राजस्व आवंटन, जो केंद्रीय कर का खजाना है, उसमें जो राजस्व आवंटन है उनमें राज्यों की हिस्सेदारी, दैट इज़ द शेयर ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टैक्स एंड यूनियन रेवेन्यू एलोकेशन। पहले प्रजनन दर की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही दक्षिण भारत उत्तर भारत के मुकाबले में अच्छी शिक्षा सुविधा, शिक्षा का स्तर, बेहतर सरकारी सेवाएं, परिवार नियोजन की नीतियां और आर्थिक समृद्धि के कारण उनके राज्यों में प्रजनन दर उत्तर भारत से हमेशा कम रहा है, यानी कि वहाँ कम बच्चे पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2012 से 2020 के बीच औसतन केरल का प्रजनन दर 1.6, कर्नाटक का 1.7, तेलंगाना का 1.6, महाराष्ट्र का 1.7, ओडिशा का 1.8 और आंध्र प्रदेश का 1.5 रहा है। वहीं दूसरी ओर उसी काल में उत्तरी भारत हिंदी बेल्ट, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर 3.0, मध्य प्रदेश का 2.8, छत्तीसगढ़ का 2.4, राजस्थान का 2.6, गुजरात का 2.2, दिल्ली का 2.4 और बिहार का 3.2 रहा। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि उत्तरी भारत में दक्षिण भारत के मुकाबले ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। निसंदेह ये गरीबी और अनपढ़ता के कारण है, जैसा कि दुनिया भर में होता है। अमेरिका और यूरोप में दुनिया भर में सबसे कम प्रजनन दर है, जबकि अफ्रीका में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वह सबसे गरीब इलाका है। अब आते हैं दूसरे पैमाने पर, वह है केंद्रीय राजस्व आवंटन में राज्यों की हिस्सेदारी। हालिया आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर राज्य द्वारा 100 रुपये केंद्रीय सरकार को सीधा कर दिए जाने पर केंद्रीय सरकार राज्यों के बीच राजस्व का आवंटन कैसे करती है। तमिलनाडु को 100 के प्रति 30 रुपये, केरल को 100 के प्रति 100 के बदले 70 रुपये, कर्नाटका को 100 के बदले 14, आंध्र प्रदेश को 46, तेलंगाना को 50 और महाराष्ट्र को मात्र 8 रुपये प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित उत्तरी भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश को 100 के बदले
280, राजस्थान को 100 के बदले 155, उत्तर प्रदेश को 100 के बदले 330 रुपये, छत्तीसगढ़ को 280 रुपये, बिहार को 920 रुपये और असम को 350 रुपये दिए गए। इन आंकड़ों से आप ये निर्णय कर सकते हैं कि ये आवंटन कितना न्यायपूर्ण है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि ये आरोप कि ये लोगों की संपत्ति ज़्यादा होने वाले बच्चों में बांटना या ज़्यादा बच्चे करने वालों में बांटना, ये उनकी सरकार पर किसी और सरकार के मुकाबले ज़्यादा लगता है, ज़्यादा साबित होता है। अब इस विवाद से अलग बड़े स्तर पर एक और विभाजनकारी मुद्दे पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह मुद्दा है उत्तर दक्षिण अलगाव यानी नॉर्थ साउथ डिवाइड। ये भले ही खबरों में चर्चित नहीं है, लेकिन ये एक वास्तविक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। संक्षिप्त में कहूँ तो उत्तर भारत के कुछ विशाल हिंदी राज्यों का संसद और कार्यपालिका में प्रभुत्व ये एक पुराना मुद्दा है जो स्वतंत्रता के समय से विद्यमान है, लेकिन पिछले सालों में इसका दुष्प्रभाव बहुत बढ़ गया है। संसद में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए जितना विशाल प्रदेश होगा उतनी जनसंख्या ज़्यादा होगी और उतनी ही संसद में बाकी सीटों के मुकाबले प्रभुत्व बाकी राज्यों सीटों के मुकाबले नहीं, बाकी राज्यों के मुकाबले प्रभुत्व। आखिरी परिसीमन यानी सीमांकन यानी कि डिलिमिटेशन 1972 में हुआ था। उस समय की जनसंख्या पर ही प्रदेशों को संसद की कुल सीटों में हिस्सेदारी निर्धारित हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। कुल 543 सीटें निश्चित हुई थी। उनमें से कुछ विशाल प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश को 80 सीटें, बिहार को 40, महाराष्ट्र को 48, पश्चिम बंगाल को 42, राजस्थान को 25, मध्य प्रदेश को 29, गुजरात को 26 मिलाकर कुल 290 सीटें बन जाती हैं। यानी 7 प्रदेशों में 7 राज्यों में अगर कोई दल अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है तो वह बहुमत से अपनी सरकार बना सकता है। यानी देश की सत्ता हमेशा ये 7 राज्य निश्चित करेंगे। देश की राजनीति इन 7 राज्यों तक सीमित होकर रह जाएगी। या बाकी राज्यों को सदा के लिए दास्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मतलब कि जिन प्रदेशों ने
अच्छी शिक्षा, परिवार नियोजन की नीतियाँ, आर्थिक समृद्धि पर बल दिया, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी या उनका महत्व नहीं है। यहाँ थोड़ी पृष्ठभूमि आवश्यक है। आप जानते होंगे कि भारत में राज्यों का विभाजन समलैंगिक भाषा के आधार पर हुआ था और ये 1953 में किया गया था। इससे ठीक पहले जब इस मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा को एक मेमोरेंडम समर्पित किया, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए। ये मेमोरेंडम है समलैंगिक राज्यों पर विचार, यानी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बाबा साहेब बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इसमें उन्होंने सरकार को सलाह दी थी कि राज्यों का विभाजन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत पर होना चाहिए, ना कि एक भाषा एक राज्य। यदि सरकार पहले सिद्धांत के अनुसार विभाजन करती है तो प्रशासनिक कार्यकुशलता की नज़र से या उसकी सुविधा अनुसार समलैंगिक क्षेत्र के कितने ही विभाजन कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर वह पहले सिद्धांत की अपेक्षा दूसरे सिद्धांत का पालन करती है तो वह विशालकाय राज्यों को जन्म देगी, जो कि ना सिर्फ प्रशासनिक नज़र से अकुशल होंगे बल्कि संसद में बाकी छोटे राज्यों और अल्पसंख्यकों के लिए तानाशाह साबित होंगे। इसलिए उनका सुझाव था कि समकालीन महाराष्ट्र को 4, उत्तर प्रदेश को 3, मध्य प्रदेश को 2 और बिहार को 3 हिस्सों में विभाजन कर देना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ कार्यकुशलता बढ़ेगी अपितु संसद में राज्यों का सत्ता का आवंटन भी न्यायपूर्ण होगा और तानाशाही के आसार भी कम होंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो उत्तर और दक्षिण भारत में अलगाव की भावना इतनी बढ़ जाएगी कि देश की अखंडता के लिए खतरा बन जाएगी। सत्ता का आवंटन करना कोई नया विचार नहीं है और ये हर लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनके सेनेट, जो उनकी सबसे ताकतवर विधानमंडल है, उसमें 100 सीटें हैं, जिसमें हर राज्य के लिए 2 आरक्षित हैं। ये कनेटिकट कॉम्प्रोमाइज़ यानी कनेटिकट समझौते पर आधारित है, जो कि 1767 में किया गया। इसके पीछे भी यही कारण था कि बड़े राज्य छोटे राज्यों पर तानाशाही ना कर सकें और सत्ता में सबकी हिस्सेदारी हो। दुर्भाग्यपूर्ण
समकालीन सरकार ने इस सलाह पर गौर ना किया और आज हम इसका दुष्परिणाम देख रहे हैं। उत्तर और दक्षिण भारत में अलगाव की भावना वास्तविक है और बढ़ती जा रही है। हाल ही में तमिलनाडु के एमपी DNV सेंथिल कुमार ने इस भावना को प्रकट किया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष ने हंगामा कर सेंथिल कुमार को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। शायद सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि अगर कोई भावना प्रकट ना की जाए तो वह है ही नहीं। हंगामा कर कर आप एक से तो माफ़ी मंगवा सकते हो, लेकिन भीड़ से नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भावना दक्षिण भारत के बहुत बड़े वर्ग द्वारा साझी की जाती है। और अगर इसका कोई इलाज ना किया गया तो ये हमारे देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित होगी और इसके दुष्परिणामों की सही कल्पना करना भी असंभव है। 2026 में पुनः डिलिमिटेशन यानी सीमांकन होना तय है। पिछले 50 सालों में उत्तर भारत के राज्य अपनी गरीबी और अक्षरता के कारण फैमिली प्लानिंग में यानी कि परिवार नियोजन में असफल रहे हैं और उनका प्रजनन दर दक्षिण भारत के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहा है। इसका मतलब कि होने वाली सीमांकन से सीटों के आवंटन में अंतर बढ़ जाएगा और सत्ता का केंद्रीकरण और भी अन्यायपूर्ण हो जाएगा। इससे अलगाव की भावना बढ़ जाएगी और ये विस्फोटक हो सकती है। इससे बचने का एकमात्र न्यायपूर्ण उपाय यही है कि विशाल राज्यों का विभाजन किया जाए, जिससे सत्ता का आवंटन न्यायपूर्ण हो। मैं जानता हूँ कि इन विशाल राज्यों के लोगों को इससे बचने के लिए उनके नेताओं द्वारा बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये दमन की स्थिति पैदा करेगा और दमन सदा कामयाब नहीं होता। दमन से अलगाव की भावना और भी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर न्यायपूर्ण भावना से प्रेरित होकर अगर वह चलते हैं तो न केवल उनके राज्यों की प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है, अपितु देश की स्थिरता और अखंडता भी सुनिश्चित रहेगी। अब मैं, क्योंकि कल वोटिंग है, तो मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष के द्वारा सांप्रदायिक माहौल बनाना और आपको डराना ताकि आप अपनी वोट उन्हें दें, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। भारत का संविधान उसमें अल्पसंख्यकों के ये मूल अधिकार के खिलाफ है। मौलिक अधिकार सभी के लिए हैं, वह आपके लिए भी हैं
तो अल्पसंख्यक के लिए भी हैं। लेकिन न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दोनों अपना काम नहीं कर रहे। इसी वजह से इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं। लोकतंत्र कभी सांप्रदायिक बहुमत नहीं होती। जिस देश में एक से ज़्यादा समूह हों, जो कि जलरोधी समूह हों, सांप्रदायिक समूह हों, उनमें सांप्रदायिक बहुमत का मतलब क्या होगा कि बहुसंख्यक समूह की अल्पसंख्यक समूह पर तानाशाही। ऐसे में आप इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सहमति से चलने वाली सरकार। कोई भी अल्पसंख्यक समूह तानाशाही के लिए सहमत नहीं होगा। इसलिए जहाँ पर एक से ज़्यादा समूह हों, वहाँ लोकतंत्र का अर्थ साधारण बहुमत नहीं होता, वैसे राजनीतिक बहुमत होता है। राजनीतिक बहुमत परिवर्तनशील होती है और ये बनावटी होती है, ये बनती है और बिखर भी जाती है। ये अस्थायी होती है। जबकि जो सांप्रदायिक बहुमत है वह पैदा होती है और वह स्थायी रहती है। इसी वजह से धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर मत मांगना, वोट मांगना गैर कानूनी है। क्योंकि दो संस्थाएं जो इस कानून के उल्लंघन को रोक सकती हैं, वह अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर वोट ना करें। आपको खुद ही समझदार होना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सांप्रदायिकता केवल मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं है। कल्पना कीजिए कि मुसलमान होंगे ही ना इस देश में, तो क्या सभी को बराबर हक मिलेगा? सभी के साथ भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा? क्या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? जब अपना घर भटा हो तो फिर बाहर से एक दुश्मन ढूंढ लिया जाता है। वही कोशिश की जा रही है। तभी आपको 24 घंटे टीवी पर भी सांप्रदायिकता से प्रेरित किया जा रहा है। ये मीडिया, इस मीडिया में 90% जनसंख्या की कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये आपके हित की बातें नहीं करेंगे। इसलिए इनकी बातों से प्रेरित होकर या सत्ता पक्ष या किसी भी ऐसे समूह से प्रेरित होकर जो आपको सांप्रदायिकता के नाम पर वोट करने के लिए प्रेरित करे, आप सावधानी से काम लें। कभी भी सांप्रदायिक जुनून में आकर वोट ना करें। संविधान हम सबको राजनीतिक समानता देता है। अगर आप आज सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर राजनीतिक स्तर पर
असमानता का सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं तो ये कल आपके साथ भी होगा। फिर ये साधारण हो जाएगा। फिर सामाजिक समानता तो हम क्या ही बनाएंगे, राजनीतिक समानता जो हमें मिली है संविधान की तरफ से वह भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक समानता को बचाए रखें, उसके सिद्धांत को बचाए रखें। राजनीति में भक्ति अच्छी नहीं है दोस्तों। अध्यात्म में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन राजनीति में भक्ति करने से सर्वनाश हो जाएगा। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, हमारी श्रद्धा एक सीमित या सीमा तक ही उसके लिए श्रद्धा ठीक है। सीमा से ज़्यादा अगर उसके लिए श्रद्धा रखी जाएगी किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, तो वह भक्ति भाव को जन्म देता है, और भक्ति भाव राजनीति में कतई ही अच्छा नहीं है। अल्पसंख्यक इसीलिए ही हैं, वो इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि हमारे समाज में भेदभाव आज भी चल रहा है। अगर हमारे समाज में से भेदभाव खत्म हो जाए तो अल्पसंख्यकों के पास रहने की कोई भी उनके पास कारण नहीं बचेगा, अल्पसंख्यक बने रहने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए मेरी आपसे ये निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सांप्रदायिक जुनून में आकर वोट ना करें। किसी भी मंदिर से बढ़कर संविधान का वह मंदिर है, वह संविधान सभा है जिसने हमें संविधान दिया है। उसमें सबकी भागीदारी थी, सबकी हिस्सेदारी थी और सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, और आज तक हमारे पास हैं। अगर सांप्रदायिक जुनून में आकर आप किसी ऐसे पक्ष को सत्ता दे देते हैं जिसमें संवैधानिक नैतिकता नहीं है, जिसमें उस संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह केवल प्रशासन का रूप बदलकर भी संविधान को निराधार कर सकता है। मैं औरतों से भी ये बात कहना चाहता हूँ। आज़ाद भारत में अगर कोई सबसे बड़ा समाज सुधार का अधिनियम पारित किया गया है, तो वह है हिंदू कोड बिल, जिसमें औरतों को किसी के साथ भी विवाह करने, प्रॉपर्टी में अधिकार, मेंटेनेंस का अधिकार, और सक्सेशन का अधिकार दिया गया है। ये औरतों के लिए आज़ादी की कुंजी है। औरतों को गुलाम किए रखे बिना जाति प्रथा लागू नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ ये सब बातें आपको अपने धर्म का
धर्म से जुड़ी हुई लगती हैं, ये धर्म का सवाल लगती हैं। लेकिन इस देश में जहाँ हर रीत, हर प्रथा धर्म से जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। और अगर हम ये निश्चित नहीं करेंगे कि धर्म को कहाँ तक सीमित रखना, उसको कहीं सीमित नहीं करेंगे, किन ऐसी रीतियों और प्रथाओं तक सीमित नहीं करेंगे, तो हम कभी भी समाज में सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठा पाएंगे। हमें आज़ादी क्यों मिली है? वह इसलिए मिली है ताकि हम अपना ये समाज सुधार सकें, जो इतनी असमानताओं से भरा पड़ा है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों से, इसमें हमारे मौलिक अधिकार तार तार हो जाते हैं। इसलिए आपके पास आज एक बहुत बड़ा हथियार है, वह है आपका मत। अगर आप मतदान करेंगे तो आपका, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका मतदान हो, उसकी बराबर कीमत है। उसका अपनी बुद्धि और अपने हितों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। जय हिंद। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा। शुक्रिया।